कक्षा 7 गणित में हमारा जो चैप्टर है आंकड़ों का प्रबंधन। तो आंकड़ों का प्रबंधन में पहले आंकड़े क्या होते हैं। तो आंकड़ों को इकट्ठा कर सारणीबद्ध करना, आलेखित यानी चित्रात्मक रूप कर व्याख्या करना तथा उसके निष्कर्ष ज्ञात करना या निर्णय प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करना, ये आंकड़ों का प्रबंधन कहलाता है। और आंकड़े क्या होते हैं? तो संख्याओं के वे संग्रह हैं जो कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए एकत्रित किए जाते हैं, उसको हम आंकड़े कहते हैं। और आंकड़ों का संग्रह, आंकड़ों को इकट्ठा करना, उपयोग कहाँ करना, किस उद्देश्य से हम ये आंकड़े इकट्ठा कर रहे हैं, ये क्या हैं। जैसे कक्षा में बच्चों के कक्षा में प्रदर्शन जानने के लिए हम क्या करते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं, उनके मासिक परीक्षाएं लेते हैं, उनकी परीक्षाएं ली जाती हैं। आंकड़ों का संगठन यानी प्राप्त जो आंकड़े, जब हमें आंकड़े मिल जाते हैं तो उन आंकड़ों को सारणीबद्ध करना, आंकड़ों को सरलतम से समझा जा सकता है। आंकड़ों को जब हम संगठित कर लेते हैं तो हम उस आंकड़ों को आसानी से समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमने कुछ गेंदबाज के नाम लिखे हुए, उनके द्वारा किए गए ओवर, मैडन ओवर, दिए गए रन और लिए गए विकेट, ये जो डिटेल है इसमें आप देख रहे हैं। जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, हार्दिक पांड्या और हरभजन सिंह, इन्होंने 10-10 ओवर करे। तो जसप्रीत ने मैडन 2 करे, 40 रन दिए और 3 विकेट लिए। इस प्रकार हम बता सकते हैं जो आंकड़ों को, जो ये आंकड़े हैं, तो इन आंकड़ों को हमने संगठित यहाँ तक कर रखा है और इनको संगठित करके हम बता सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह ने कितने ओवर किए, कितने मैडन ओवर दिए, कितने रन दिए और कितने विकेट लिए। इसी प्रकार जितने भी बॉलर हैं उनकी हम जानकारी आंकड़ों को संगठित करके हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और बता सकते हैं कि सबसे अधिक रन किसने दिए हैं और सबसे कम मैडन ओवर किसने दिया है, किसके कितने मैडन ओवर हैं। इसी प्रकार जो बल्लेबाज हैं, जिसे रोहित शर्मा हमने लिया यहाँ पे, विराट कोहली, ठीक है, KL राहुल और MS धोनी, तो इनके जो रन हैं, इन्होंने 45, जैसे रोहित शर्मा ने रन बनाए हैं 45, बॉल खेली 62 और समय लगा इसको 75 मिनट। इसी प्रकार विराट कोहली का भी है, इस प्रकार KL राहुल का भी है और MS धोनी का भी है कि 22 रन 41 गेंदों में और ये बनाए उसने 55। इस तरह से आंकड़ों को देखकर हम उसका रन रेट बता सकते हैं। तो आंकड़ों का आलेखन, सारणीबद्ध आंकड़ों को विभिन्न आलेखों, चित्रीय रूप, आंकड़ों को हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, सारणीबद्ध आंकड़ों को विभिन्न आलेखों, चित्रीय रूप में दर्शाना। आलेख जैसे चित्रलेखा, दूसरा इसमें दंड आलेख और दोहरा दंड आलेख, आयत चित्र और वृत्त आलेख आदि। तो इस प्रकार जो आंकड़े हैं उनका हम आलेखन कर सकते हैं। आंकड़ों की व्याख्या करना, इसके बाद हम जो आंकड़े इकट्ठे करते हैं तो क्यों करते हैं, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। इसे क्या करते हैं, आंकड़ों की विभिन्न प्रतिनिधि मानों द्वारा माध्यक, बहुलक आंकड़ों या समूह सूचनाओं, जानकारियों का विश्लेषण किया जाता है तथा निष्कर्ष निकाला जाता है। प्रतिनिधि मान, एक यहाँ पे आता है प्रतिनिधि मान, जिसको हम कहते हैं औसत, यानी कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों की औसत आयु 12 वर्ष है। कहने का मतलब है कि 12 वर्ष का मतलब ये नहीं कि 12 वर्ष है, यानी वो 12 वर्ष से कम भी हैं उसमें और 12 वर्ष से अधिक भी हैं। तो एक इसके बाद आता है औसत, या जिसको हम माध्य भी कहते हैं, और इसका
इसको समांतर माध्य भी बोलते हैं, और इसका एक और नाम है अंगगणितीय माध्य। तो औसत या माध्य क्या होता है? एक ऐसी संख्या है जो आंकड़ों के एक समूह की केंद्रीय प्रवृत्ति, जो सेंट्रल टेंडेंसी है, को दर्शाता है। औसत समूह के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे आंकड़ों के बीच स्थित होता है। यह उस समूह का प्रतिनिधित्व करता है, इसीलिए यह केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक भी है। औसत या माध्य ज्ञान हम किस तरह से करते हैं? इसमें यह फार्मूला हमें याद रखना है कि माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। जैसे एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ले रखा है कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का माध्य यानी औसत ज्ञात कीजिए। तो विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? वे संख्याएं जिसमें 2 का पूरा भाग नहीं जाता, उसको हम विषम संख्याएं कहते हैं। तो हमने 5 विषम संख्याएं कौन सी होंगी? 1, 3, 5, 7, 9। अब हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो माध्य ज्ञात करने के लिए जो हमारे पास आंकड़े हैं यानी विषम संख्याएं जो 5, उनका योग करेंगे हम, और जो विषम संख्याओं का माध्य ज्ञात करने के लिए जो विषम संख्या हैं उनका औसत करेंगे, और जितने हैं वो, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, ये कुल मिला के कितनी संख्या हैं? 5, और इसमें हम 5 का भाग देंगे। 5 का भाग 25 में दिया, 5 आ गया। इस प्रकार प्रथम 5 विषम संख्याओं का जो माध्य है यानी औसत है वो कितना है? 5 है। इसके बाद आता है परिसर यानी प्रसार या परिसर। तो प्रसार किसको कहेंगे? आंकड़ों का विस्तार, यानी जो हमें आंकड़े दिए गए हैं उन आंकड़ों में जो सबसे बड़ा आंकड़ा है और जो सबसे छोटा आंकड़ा है उनका जो अंतर होगा उसी को हम प्रसार या परिसर कहते हैं। जैसे हम इसी को ले लेते हैं, ये उदाहरण जो है कि विषम संख्याएं हैं हमारे पास 1 से 5 तक की, जो प्रथम 5 विषम संख्या हैं 1, 3, 5, 7, 9, इनके जो आंकड़े हैं इनमें सबसे बड़ा आंकड़ा क्या है? 9 है। और सबसे छोटा आंकड़ा क्या है? सबसे छोटा आंकड़ा इसमें 1 है। अब प्रसार या परिसर ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं? इसमें से इसको बड़े आंकड़े में से छोटे आंकड़े को घटा देते हैं, वही हमारा परिसर या प्रसार होता है। तो सबसे बड़ा आंकड़ा यहाँ पे 9 है और सबसे छोटा है 1, तो 9 में से 1 की तो 8 आ गया। अब बच्चों हम प्रश्नावली 3.1 को आपको समझाते हैं कि जैसे इसमें प्रश्न 1 दे रखा है कि अपनी कक्षा के किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर ज्ञात कीजिए। किन्हीं 10 विद्यार्थियों की ऊंचाई का परिसर हमें यानी प्रसार या परिसर हमें ज्ञात करना है। तो पहले हमें 10 विद्यार्थियों की ऊंचाइयों को सेंटीमीटर में लिखना होगा। तो हमने यहाँ पे जैसे मान लें कि माना एक बच्चे की है 160 सेंटीमीटर ऊंचाई, दूसरे की है 161, तीसरे की है 162, चौथे की भी है 161, अगले की 163, फिर अगले की 155, फिर अगले की 160, फिर दूसरे की 160, एक की 164 और एक की 158। अब हमने इसमें प्रसार बताना है इसका। 10 जो विद्यार्थी हैं इनकी ऊंचाइयों का परिसर यानी प्रसार बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इनको इसमें सबसे बड़ा जो आंकड़ा है वो कौन सा है और सबसे छोटा आंकड़ा कौन सा है उसको लेंगे और उनको आपस में घटा देंगे। तो हम यहाँ पे देखेंगे तो सबसे बड़ा आंकड़ा हमारे पास 164 है और सबसे छोटा आंकड़ा यहाँ पर कितना है? 155। इस प्रकार 164 में से जब हम 155 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचता है? 9। और यही हमारा 10 विद्यार्थियों का ऊंचाई का परिसर आ जाएगा बच्चों। थैंक यू। अब अगला देखिए, यहाँ पे प्रश्न नंबर 2 है कि कक्षा के एक मूल्यांकन में प्राप्त किए गए निम्नलिखित अंकों को एक सारणीबद्ध रूप में संगठित कीजिए। तो यहाँ पे हमें अंक जो हैं वो दे रखे हैं, ठीक है।
और यहाँ पे प्रश्न पूछा गया है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, और इसका तीसरा खंड है कि इन आंकड़ों का परिसर क्या है, और चौथा है अंकगणितीय माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए, इसको हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सबसे पहले हमें ये जो अंक है हमारे पास, हमने ये देखने कि जो हमारे पास अंक हैं वो हो कौन कौन से। तो हम जो ऊपर दे रखे हमें 4 6 7 5 3 5 4 5 इस तरह से जो लास्ट तक 7 है, तो इन अंकों में हम देख रहे हैं कि हमें इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है और 9 भी है। तो इसको पहले हम सारणीबद्ध कर लेंगे, और सारणीबद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको लिख लेंगे। ठीक है, तो पहले अंक में हमने लिख दिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और 9। इसके बाद है दूसरा कॉलम मिलान चिन्ह। तो बेटा मिलान चिन्ह को मैंने इसके लेफ़्ट साइड में यहाँ पे बताने का प्रयास किया है। यहाँ पे मैंने मिलान चिन्ह छोड़ रखा है, आपने इनको स्वयं भरना है, क्योंकि जहाँ पे 1 है तो 1 के लिए हम एक डंडी खींचते हैं, 2 के लिए ये 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन, 4 के लिए 4 लाइन, 5 के लिए पहले 4 लाइन खींचेंगे और फिर 1 से क्रॉस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5। इसी प्रकार 6 के लिए पहले 5 फिर 1 लेंगे, फिर 7 के लिए पहले 5 और फिर 2 लेंगे, फिर 8 के लिए पहले 5 और फिर 3 लेंगे। इसी प्रकार से आगे हम बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपने मिलान चिन्ह इसको भरना है। अब बारंबारता का तात्पर्य है कि कौन अंक कितनी बार आया है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक अंक कितनी बार आया है, 1 बार, तो यही इसकी बारंबारता होगी। जो अंक जितनी बार आएगा उसकी बारंबारता उतनी ही होगी। 2 2 बार आया तो 2 की बारंबारता 2, 3 1 बार आया तो 3 की बारंबारता 1, 4 3 बार आया 4 की बारंबारता 3, 5 5 बार आया तो 5 की बारंबारता कितनी, 5। इसी प्रकार 6 4 बार है तो 6 की बारंबारता 4, और 7 2 बार है तो 7 की बारंबारता 2, 8 1 बार है तो 8 की बारंबारता 1, और 9 भी 1 बार है तो 9 की बारंबारता भी कितनी होगी, 1 होगी। इस प्रकार जो बारंबारता है बच्चों, इन सबको हम जोड़ लेंगे तो जोड़ने पर हमारा आया 20। अब हमने जो प्रश्न दिए हैं, जो प्रश्न नंबर 2 के खंड हैं, इनके उत्तर हमने लिखने हैं। पहला कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो अंक है हमारे पास 1 से 9 तक हैं, और कई अंक रिपीट हो रहे हैं, 1 बार, कोई 2 बार, कोई 3 बार, कोई 4 बार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा अंक है वो कौन सा है, 9 है, और सबसे छोटा अंक हमारे पास है 1। अब पहला खंड में है कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो सबसे बड़ा अंक 9 हो जाएगा। सबसे छोटा अंक कौन सा है, तो सबसे छोटा अंक 1 हो जाएगा। अब इन आंकों का परिसर पूछ रहा है, तो परिसर क्या हो जाएगा, जो सबसे बड़ा आंकड़ा है उसमें से सबसे छोटे आंकड़े को हम घटा देंगे। और यहाँ पे सबसे बड़ा आंकड़ा बच्चों 9 है, और सबसे छोटा आंकड़ा 1 है, तो 9 में से 1 हम घटा देंगे तो 8 आ जाएगा। इसका जो चौथा खंड है बच्चों, इसमें हमें पूछा हुआ है अंक गणितीय माध्य ज्ञात कीजिए, यानी औसत हमें ज्ञात करना है। तो हम या माध्य बोलेंगे, अंक गणितीय माध्य बोलेंगे, या औसत बोलेंगे, एक ही चीज़ है। तो माध्य, तो पहले हमें ये माध्य का फॉर्मूला याद रखना है कि माध्य यानी औसत बराबर होता है आंकड़ों का योग, जितने आंकड़े हैं उन सब का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो बच्चों यहाँ पे जो आंकड़ों का योग है, पहले हम इनको जोड़ लेंगे कि जितने भी ऊपर हमारे क्वेश्चन में जो अंक हैं इन सबको हमने लिखना है। तो यहाँ पे जो अंक है, चाहे 4 3 बार आए तो उस 4 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, 1 अगर 1 बार आए तो 1 बार, इन सबको हम जितनी बार जो अंक आए उन सबको लिख करके उन्हें जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने आंकड़ों का योग किया बच्चों, तो इन आंकड़ों का योग करके आया हमारा 100। और आंकड़ों की संख्या, क्योंकि जो आंकड़े हैं हमारे पास वह 1 से 9 तक है, तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, आंकड़ों की संख्या 9।
तो जो माध्य होगा आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या है। तो आंकड़ों का योग है हमारे पास 100 और आंकड़ों की संख्या है 20। तो 20 का भाग हम 100 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, इस प्रकार ये 5 बार जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये वाला जो खंड है ये कंप्लीट होता है बच्चों। अब इसका नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो बच्चों प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? पूर्ण से पहले तो ये समझिए कि पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। हम पिछली क्लासों में भी हम पढ़ते हैं कि पूर्ण संख्या अगर प्राकृतिक संख्याओं में हम शून्य को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3 और 4। अब ये कह रहा है इसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने के लिए पहले हमें आंकड़ों का योग करना पड़ेगा और आंकड़ों में कितनी संख्या हैं इनको लिखनी पड़ेगी और फिर फार्मूले में रखना है। तो यहाँ पे आंकड़ों का योग हम कर लेंगे तो 0 धन 1 धन 2 धन 3 धन 4 बराबर 10। और आंकड़ों की संख्या कितनी है, 0, 1, 2, 3, 4, ये कुल मिला के कितने हैं, 5। तो यहाँ पे जो फार्मूला है हमारा माध्य या औसत का उसको लिख देंगे कि माध्य बराबर आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग 10 है और इसका संख्या आंकड़ों की संख्या 5 है। तो 5 से 10 को काट देंगे तो 2 आ जाएगा। इस प्रकार प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य आ गया 2। इस जो आंकड़ों का प्रबंधन है इसमें प्रश्न नंबर 4 ये लास्ट क्वेश्चन है, इस प्रश्न को भी समझिए। उसके बाद आपने अपनी नोटबुक में इन प्रश्नों को हल करना है और फेयर कॉपी में अच्छे ढंग से काम को करोगे, साफ सुंदर राइटिंग में। तो बच्चों ये इसका हमारा आखिरी प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4। एक क्रिकेट खिलाड़ी ने 8 पारियों में निम्नलिखित रन बनाए। तो 8 पारियाँ, कितनी पारियाँ हैं, 8 पारियाँ। तो एक खिलाड़ी ने जो है पहली पारी में 58 रन बनाए, दूसरी पारी में 76, तीसरी में 40, अगले में 35, फिर 46, फिर 50, फिर 0, फिर 100। तो हमें उसका माध्य स्कोर यानी माध्य स्कोर उसका कितना स्कोर है यानी कितने रन उसने बनाए हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो उसने जितनी पारियां खेली, उसने कुल पारियां खेली 8। तो 8 पारियों में उसने कुल कितने रन बनाए उन सबको हम जोड़ देंगे, ठीक है, वो हमारे आंकड़ों का योग आ जाएगा। उसके बाद कितनी पारियां हैं, तो पारियां हमें हैं 8 पारी हैं, तो ये आंकड़ों की संख्या 8 आ जाएगी, फिर हम इसको भाग दे देंगे। तो यहाँ पे 8 पारियों में जो उसने रन बनाए हैं उसको सबको जोड़ा, 58 प्लस 76 40 35 प्लस 46 प्लस 50 प्लस 0 प्लस 100, यानी 8 पारियों में जो जो रन बनाए उन सबको हम जोड़ लेंगे। सबको जोड़ नहीं पाया 400 और आंकड़ों की संख्या है यहाँ पे 8। तो जो माध्य स्कोर है वो कितना हो जाएगा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, और आंकड़ों का योग है 400 और संख्या है 8। तो 8 से हम 400 में भाग देंगे तो ये 50 बार कट जाएगा। इसी के साथ कक्षा 7 का ये आंकड़ों का प्रबंधन जो चैप्टर है ये संपूर्ण हुआ बच्चों। एक ये मैंने आपको एक थ्योरेटिकल के माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है, और जब विद्यालय खुलेंगे तो उसके बाद आप लोगों को ब्लैक बोर्ड में अच्छे ढंग से फिर दोबारा समझा जाएगा। तब तक आप इसका अभ्यास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए। थैंक यू वेरी मच।